गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदान का सम्मान करने के उद्देश्य से आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में यह सही कहा कि हमें इतिहास के नाम पर गढ़ा हुआ विमर्श पढ़ाया जाता रहा। वह यह बात पहले भी कई अवसरों पर कह चुके हैं। उनके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इतिहास लेखन की विसंगतियों का उल्लेख कर चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कहा कि गलत तरीके से पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की आवश्यकता है, वैसे ही अनेक केंद्रीय मंत्री भी इस पर बल दे चुके हैं। इस सब के बाद भी इतिहास लेखन की विसंगतियों को दूर करने और विशेष रूप से संकुचित एवं एक तरफा दृष्टिकोण वाले इतिहास को बदलने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके हैं। परिणाम यह है कि तथ्यों की अनदेखी करने वाला इतिहास अभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह किस हद तक है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि प्रधानमंत्री ने जिस क्रूर औरंगजेब की दरिंदगी की चर्चा की, उसके बारे में इतिहास की कई किताबें यह बताती हैं कि वह एक दयालु शासक था। आखिर उसके दुष्कृत्यों पर कब तक पर्दा डालकर भावी पीढ़ी से वास्तविकता छिपाई जाती रहेगी? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो न जाने कब से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर मिलने का नाम नहीं ले रहा है। सभी इससे अवगत हैं कि देश के इतिहास के नाम पर छात्रों को दिल्ली का इतिहास अधिक पढ़ाया जाता है। इसके चलते दिल्ली पर शासन करने वाले शासकों के बारे में तो विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और विशेष रूप से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के अनेक प्रतापी राजाओं एवं योद्धाओं के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं दी जाती। कम से कम अब तो इतिहास को समावेशी रूप में समग्रता से पढ़ाने के उपाय किए ही जाने चाहिए। ध्यान रहे कि पाठ्यक्रम परिवर्तन की दिशा में वैसे प्रयत्न नहीं हुए हैं जैसे अब तक हो जाने चाहिए थे। उचित यह होगा कि सरकार अपने स्तर पर यह पहल करे कि इतिहास का पाठ्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर संशोधित परिवर्तित किया जाए। इसका कोई अर्थ नहीं कि अंग्रेज़ों अथवा उनसे प्रभावित वामपंथी इतिहासकारों की ओर से लिखा गया इतिहास स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी पढ़ाया जाता रहे, और वह भी तब जब हमारे नीति नियंता यह मान रहे हैं कि इतिहास को लेकर एक ऐसा विमर्श गढ़ा गया जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करे। इतिहास लेखन में सुधार केवल इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वह गलत तरीके से लिखा गया, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि किसी राष्ट्र के मूल्य तब सुरक्षित रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अतीत के आदर्श स्पष्ट रहते हैं। G20 इन दिनों चर्चा में है। दिसंबर में ही भारत ने इस वैश्विक समूह की कमान संभाली है। अध्यक्षता संभालने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र का आह्वान किया। उन्होंने इसके पीछे
की संकल्पना का भी उल्लेख किया। कोई विकसित दुनिया और कोई तीसरी दुनिया नहीं, और एक विश्व कहने का यही आशय है कि समूची मानवता एक परिवार के रूप में साझा समृद्धि करे और अशक्त पक्ष को एक भविष्य के लिए सहारा देकर सशक्त बनाया जाए। ये सभी बातें तो प्रशंसनीय हैं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए सवाल उनके फलदायी होने को लेकर जुड़ा है। भू राजनीतिक हलचल, दक्षिणपंथी राजनीति, उदंड तानाशाही और आर्थिक राष्ट्रवाद जैसी दुर्दांत चुनौतियों इस राह में कुछ बड़े अवरोध के रूप में दिखती हैं। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड महामारी का काला साया, जलवायु आपदाएं और भूमंडलीकरण के से प्रत्येक स्तर पर विचलन से उपजी बेलगाम महंगाई, ब्याज दरों में तेजी का सिलसिला और निरंतर बढ़ती आर्थिक दुश्वारियां स्थिति को और बिगाड़ने वाली हैं। संप्रति विश्व समुदाय के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में राजनीतिक विमर्श भी आर्थिक वृद्धि के प्रति उदासीनता को दर्शाने वाला है। यहाँ कुछ तथ्यों की पड़ताल उपयोगी होगी। पिछली सदी के 90वें दशक के मध्य से 2007 के बीच की अवधि को व्यापक समभाव का दौर माना जाता है, जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की ओर उन्मुख हो रही थीं, जिसमें करोड़ों लोगों को भयावह गरीबी और अभावग्रस्तता के दुष्चक्र से बाहर निकाला गया। व्यापक भू-राजनीतिक शांति, संयमित राजनीतिक नेतृत्व, कम मुद्रास्फीति, निचली ब्याज दरें, भूमंडलीकरण की गहरी होती पैठ और पूंजी के मुक्त प्रवाह जैसे पहलुओं ने इसमें प्रभावी भूमिका दिखाई। डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत साकार होता दिखने के साथ ही आर्थिक वृद्धि पर भी सार्वभौमिक ध्यान केंद्रित था। दुर्भाग्यवश ये पहलू अब कमज़ोर पड़ रहे हैं और दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलें एवं असमानता बढ़ती दिख रही है। विकसित देशों में कामकाजी आबादी विस्थापन और महिलाओं की व्यापक भागीदारी के साथ ही तकनीकी उन्नयन ने कुल कारक उत्पादकता यानी TFP की वृद्धि में अहम योगदान दिया। TFP कामकाजी आबादी के ज्ञान में आए परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के प्रभाव का आकलन करता है। इसके माध्यम से किसी आर्थिक प्रणाली में दीर्घकालिक उत्पादन पर इन परिवर्तनों के प्रभावों के आकलन का प्रयास होता है। फिलहाल जननांकीय स्थिति प्रतिकूल हो रही है, विस्थापन को रोका जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी चरम पर पहुंच गई है। कोविड ने काम को लेकर हिचक बढ़ाई है। तकनीकी सुधार अपनी एक सीमा में ही योगदान कर पा रहे हैं। स्मरण रहे कि विकासशील देशों को आउटसोर्सिंग, पूंजी के पर्याप्त प्रवाह और तकनीकी विकास की साझेदारी से लाभ पहुंचा। वहीं समग्र वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक शांति, नरम मुद्रास्फीति, निम्न ब्याज दरों और सस्ते श्रम, ऊर्जा, धातुओं और खनिजों की आपूर्ति से लाभान्वित हुई। जब आर्थिक वृद्धि और लोगों की बेहतरी पर खतरा मंडरा रहा तो पारंपरिक संवादों और परिचर्चाओं की सार्थकता संदिग्ध होने लगती है। एक ऐसे दौर में जब दुनिया कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों से दो चार हो, तब विकसित विश्व और तीसरी दुनिया
के देशों को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सूत्र में पिरोने वाला भारत का विचार और प्रासंगिक हो गया है। स्टॉप।